डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी करना अपना धर्म समझता हूँ। यहाँ जब भी कोई नया घर बन रहा होता है ना, मैं उसके ठेकेदार से बात करता हूँ और इस तरह मुझे काम मिल जाता है। जो कहते हैं कि काम की कमी है, मैं उनके चेहरे पर तमाचा लगाना चाहता हूँ। वो ऐसे इंसान होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमेशा खाली बैठे रहते हैं। मुझे कभी काम की कमी महसूस हुई ही नहीं। जहां भी चले जाओ, किसी से बात करो, उसको कोई ना कोई काम तो रहेगा जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार होगा। आपको बस लोगों की ज़रूरत समझनी पड़ती है और मैं इसी तरह पैसे कमाता जा रहा हूँ। मजदूरी करना बुरा नहीं होता, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन मेहनत करके जब आप कमाई करते हो, उससे खाना खाने में खुशी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे वैसे कई बुरी आदतें भी हैं। मैं थोड़ा तंबाकू भी खाता हूँ, बीड़ी पीने का भी शौक़ है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें मैं बुरी मानता हूँ। सबसे ज़्यादा बुरी आदत है पॉकेट मारने की। पता नहीं क्यों, जब मैं छोटा था, मेरे जो दोस्त थे वो पॉकेट मारा करते थे। घर से ही जैसे कुछ पैसे चुरा लिया करते थे और मुझे बड़ी बड़ी बातें बताया करते, और मेरे मन में भी लालच पैदा होने लगी, क्यों ना मैं भी छोटी मोटी पॉकेट मार कर देखूं। पहली बार जब एक अमीर आदमी की जेब से वो पर्स निकाला था, हम 4 दोस्तों ने मिलकर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसमें से 1000 रुपये निकले थे, लेकिन वो 1000 रुपये लेकर जब मैं घर गया, मेरे पिता ने बहुत ज़्यादा पीटा था और मैं समझ गया, ये मैं सबको बता नहीं सकता। ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको अपने मन में रखने पड़ते हैं। तो मैं बाद में कई महीनों तक पॉकेट मार नहीं पाया, लेकिन ये नशे की लत की तरह होती है। मैं उसके बाद हल्की फुल्की चोरियां करने लगा था, लेकिन किसी घर में चोरी नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी की पॉकेट मारकर उससे कुछ पैसे ले लेना, यही मेरा काम था। उसके बाद मैं वो पर्स उसे वापस ज़रूर कर दिया करता था। मैं ईमानदारी से चोरी किया करता था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बिगड़ती चली गई और अब मैं कहीं कोई मौका मिले तो छोड़ता ही नहीं। और ऐसा मौका भीड़ वाले इलाके में मिल ही जाता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या भीड़ वाली बस से जब कोई उतर रहा होता है, मैं चुपके से करीब से निकलता हूँ और पर्स मेरे हाथ में होता है, अपनी जेब में डालता हूँ और आगे की तरफ खिसक लेता हूँ। लेकिन इसी के साथ जो तंबाकू खाने की आदत मैं छोटी कह रहा हूँ, वो भी कभी कभी आपको परेशान करने लगती है। मेरी सेहत बीच बीच में खराब हो जाती है, मुझे पेट में गड़बड़ रहती है, इसीलिए कुछ दिनों तक मैं मजदूरी वाला काम कर नहीं पाता। इस तरह पैसों की तंगी आ जाती है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती मारने में बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं करता। हर शाम 6 बजे अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ और वो भी नई नई जगह लेकर जाते हैं और कभी कभी वहाँ वो नशीली चीज़ें लेकर आते हैं। मैं पहले उन नशों को हाथ नहीं लगाया करता था, लेकिन बीच बीच में अगर ज़रा सा मैं वो चख भी लूँ, कौन सी बुराई थी, इसीलिए मैंने चखा और धीरे धीरे उसकी लत लगनी शुरू हो गई। और कब मुझे उसकी बुरी लत लग गई मैं नहीं जानता। वो सफ़ेद रंग का नशीला पदार्थ था जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था, और मजदूरी से जितने पैसे मिलते वो सब उसमें लग जाते। फिर मुझे पॉकेट मारनी पड़ती और वो पैसे भी उसमें लग रहे थे। मेरे उन दोस्तों ने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था और वो नशीली चीज़ें लेने के लिए मुझे कभी कभी सुनसान और वीरान जगहों पर जाना पड़ता। ये नशीली चीज़ों को पुलिस वाले पकड़ा करते थे, इसीलिए छिपते छिपाते वो बेचा करते थे, और जिन्हें लत लगी हो वो ऐसी जगह जाने से भी नहीं डरते। और मैं तो जैसे बुरी तरह से फंस गया था। एक दिन हमारे शहर के बाहर एक छोटा गांव था जिसके खेत के पास उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। इस इलाके में मैं पहले कभी भी कोई नशीली चीज़ लेने के लिए नहीं आया था।
मैं तो चलकर लगभग 4 किलोमीटर दूर तक आया था, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी। वो बाइक से आए, वहाँ मुझे सामान देकर चले गए। मैं अब उस नशीली चीज़ को चखने के बाद जैसे हवा में उड़ने लगा था। वो नशीली चीज़ ऐसी थी कि अगर उसे ना चखा जाए तो मरने का मन करता है, अगर उसे चख लिया जाए तो जीने का मन करता है। जब मैंने उसे चख लिया था, ऐसा लग रहा था इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। आंखें खुल जाती हैं, और मेरी आंखें भी खुल गई थी। लेकिन अब मैं सोचने लगा, 4 किलोमीटर चलकर मुझे वापस भी जाना होगा। काश कोई चीज़ मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए बाइक पर जाता हुआ, कोई गाड़ी पर जाता हुआ मिल जाए। लंगड़ा कर चलता हूँ इस सड़क पर। ये गांव की सड़क थी, बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। आसपास कई खेत थे, कई घर थे जो बंद पड़े थे, और यहाँ किसी का आना जाना नहीं था। तो कोई अगर यहाँ से निकला, मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा, लंगड़ा कर चलूँगा, भिखारी दिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन किसी तरह से उसे रोक लूँगा। कहूँगा मुझे शहर तक छोड़ दे। इसी तरह से तो मैं जा सकता था। वहाँ एक किनारे मैं खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सी चीज़ हुई। ये हरी और पीले रंग की बस थी। ऐसी बस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। थी भी काफ़ी लंबी, भरी हुई भी थी, लेकिन इन कच्चे रास्तों पर आखिर वो बस कैसे पहुंच गई? ये कोई सड़क नहीं थी, खेतों के बीच, उन पेड़ों के बीच बनी हुई हल्की सी जैसे सड़क थी। इसका इस्तेमाल भी नहीं होता होगा। मुझे लगा यहाँ सिर्फ बाइक्स निकलती होंगी, लेकिन इतनी बड़ी बस यहाँ घुस कैसे गई, समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरा ध्यान पड़ा एक आदमी जिसने महंगा वाला सूट पहना हुआ था। घड़ी शायद सुनहरी रंग की थी, और उसकी जेब में एक पर्स था जो आधा बाहर था। मुझे लगा इस बस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उसके उतरते वक्त मैं बस में चढ़ जाऊं, उसका पर्स भी मार लूं, उसे पता तक नहीं चलेगा और ये बस चल पड़ेगी। अगर मुझे लगा मैं फंस रहा हूं तो पर्स को वहां नीचे कहीं फेंक दूंगा और कह दूंगा ये तो यहीं पर गिरा हुआ है। दिमाग लगाया मैंने, सोचा तक नहीं वो बस किस दिशा में जा रही है। जल्दी से पीछे से जब वो उतर रहा था, मैं बस में चढ़ा। उसका पर्स मैंने जेब से निकाला, अपनी जेब में डाला, और मैं बस की पिछली सीट पर बैठ गया। वो बस ऑटोमेटिक थी। मैंने इस इलाके में ऐसी ऑटोमेटिक बस नहीं देखी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वो बाहर निकला, दरवाज़ा अपने आप लग गया था। मैं पिछली सीट पर बैठा था और पर्स को खोलना नहीं चाहता था। मैंने तो उसमें हाथ डाला, बिना देखे हुए जल्दी से जो भी सामान था निकाला, जेब में डाला और उस पर्स को ज़मीन पर फेंक दिया। वहाँ बस में मुझे कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन जब बस चल पड़ी फिर मैं बहुत खुश था। अब कंडक्टर आएगा, उससे टिकट ले लूँगा। ये बस बिलासपुर की तरफ ही जा रही होगी ना। यहाँ और कौन सा बड़ा शहर है जिसके लिए इतनी अच्छी बस लगी हो। लेकिन 15 मिनट तक मैं इंतज़ार करता ही रहा। वहाँ करीबन 15 से 20 लोग थे जो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए। उनमें से देखने में कोई भी कंडक्टर नहीं लग रहा था, और जो बस चला रहा था वो भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। मैं तो इंतज़ार करता ही रहा, कब कंडक्टर आएगा, मुझसे टिकट मांगेगा और मैं पूछ भी लूँगा कि ये बिलासपुर की तरफ जा रही है बस या नहीं जा रही। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। बस में आगे जैसे हेडलाइट नहीं लगी हुई थी, आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो ड्राइवर बस कैसे चला रहा था मुझे समझ में नहीं आया। साइड में निकलने वाले पेड़ नज़र आ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये बस काफ़ी तेज़ चल रही होगी, लेकिन किस दिशा में जा रही है समझ में ही नहीं आ रहा। बाहर इतना अंधेरा था। बस चलती गई, मैं इंतज़ार करता गया। लगभग 30 मिनट तक मैं इंतज़ार करता ही रहा। आखिर बिलासपुर कितना दूर है? ये बस अब तक बिलासपुर पहुंच चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन जा ही नहीं रही। कहाँ जाए जा रही है? मैं खड़ा हो गया। आगे एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग का कंबल ओढ़ रखा था, मुंह भी ढक रखा था। मुझे लगा उसके साथ जाकर बैठता हूँ, उससे पूछता हूँ आखिर बस किस दिशा में जा रही है। अगर तो कहीं और किसी और शहर में जा रही है तो अभी उतर जाता हूँ, कह दूंगा मुझसे गलती हो गई और आधी टिकट लेने की कोशिश भी कर लूँगा। कोई बात नहीं, आज तो काफ़ी ज़्यादा कमाई की है मैंने। उस आदमी के साथ जाकर जब मैं बैठा, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था शायद वो सो रहा होगा। मैं उसके करीब जाकर उसे हिलाकर उससे पूछने लगा, भाई साहब ये बस बिलासपुर की तरफ ही जा रही है ना? भाई साहब ये बस बिलासपुर की तरफ ही जा रही है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा और ज़ोर से हिलाया। वो सो रहा होगा ना, उसने मेरी बात सुनी नहीं होगी। थोड़ा ज़ोर से हिलाया, और जब मैंने उसे हिलाया वो जैसे उठा और मेरी तरफ देखने लगा।
उसने अपना मुंह भी जैसे कंबल से ढांक रखा था। आंखें नजर आ रही थी, नाक नजर आ रहा था। उसने मेरी तरफ गुस्से की नजर से देखा था। मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा, देखिए माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं। ये बस किस दिशा में जा रही है? क्या ये बिलासपुर नहीं जा रही? ये बात सुनकर वो थोड़ा जैसे हैरान लग रहा था। ऊपर से नीचे तक मेरी तरफ देखा और जवाब देने लगा, तुमसे किसने कहा ये बस बिलासपुर जा रही है? देख कर चढ़ा करो। तुम्हें अंदर आने कैसे दे दिया गया? मैंने कहा, मैं देखकर ही चढ़ा था। यहां से बस बिलासपुर ही जाएगी, आगे और किस दिशा में जाएगी? आप ही बताइए, ये बस कहां जा रही है और कहां पहुंची है? अगर मैं गलत आ गया हूं तो यहीं उतर जाता हूं। तब उसने कहा, यहां उतर जाता हूं? यहां कहां उतरोगे? मरना तो नहीं चाहते ना? यहां मत उतरना, जहां जा रही है वहीं सही रहेगी। अब चढ़ गए हो तो सफर करके ही उतरना। ये कहकर वो एक साइड फिर से लेट गया, शायद फिर से सो गया। और मैं हैरान था, ऐसा जवाब उसने दिया था जो मेरी समझ में नहीं आया। उसने ये तो बताया ही नहीं ये बस किस दिशा में जा रही है। ये कह दिया कि ये बस बिलासपुर नहीं जा रही है। मैं आगे बैठी उस औरत के पास जाता हूँ। वो औरत ने भी जैसे सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, मुंह पर मास्क लगा रखा था। यकीनन उसे फ्लू हुआ होगा, इसीलिए मास्क लगा रखा है। मैं जब उसके साथ बैठा वो थोड़ी घबरा गई और मैंने भी माफ़ी मांगी। देखिए माफ़ कीजिए, मैं यहाँ बेवजह आकर नहीं बैठा, बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं शायद गलत बस में तो नहीं चढ़ गया? बस इतनी जानकारी चाहिए। कंडक्टर भी नहीं आ रहा और मैं जाकर ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बस कहाँ जा रही है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बिलासपुर ही जा रही है ना? वो हैरान हो गई, फिर दूसरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम ऊपर कैसे आ गए? तुम्हें पता भी है ये बस कहाँ जा रही है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये बस कहाँ जा रही है। मुझे लगा था बिलासपुर जा रही होगी ना, वहाँ मुझे इंतज़ार था किसी और चीज़ का। कोई गाड़ी थी जो मुझे लेने आने वाली थी और मुझे लगा वो नहीं आई तो मैं बस में चढ़ जाता हूँ, इसीलिए मैं चढ़ गया। वो अब घबरा गई और वो आवाज़ लगाकर आगे बैठे आदमी को कहने लगी, ये तो बस में वैसे ही चढ़ गया, इसे कहाँ ले जा रहे हो? उतारो इसे। और आगे जितने लोग थे सब घबरा कर उठकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मैं किसी गलत बस में चढ़ गया। ये कोई पैसेंजर बस नहीं है, ये कोई खास बस लगती है जहां ये खास लोग जा रहे हैं और गलती से मैं चढ़ गया। इसके बाद एक एक करके वो अपनी सीट से निकलकर मेरी तरफ आने लगे। तभी आगे से बस ड्राइवर ने कहा, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। अब बस में चढ़ गया है तो चढ़ गया है, रास्ते में इसे उतार देंगे, इसके बाद ये अपना खुद देखेगा। ये कहने के बाद वो बस ड्राइवर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हें आगे उतार दिया जाएगा, तुम अपने जिम्मेदार खुद होगे। मैं डर चुका था, मुझे नहीं पता था ये बस कहाँ जा रही है, तो मुझे लगा ये सही होगा, यहाँ उतर जाता हूँ और आगे किसी गांव में चलकर पहुँच जाऊँगा। उसने बस धीमी की और एक ऐसी जगह रोकी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। बस ड्राइवर ने कहा, यहाँ तुम उतर सकते हो, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो, लेकिन सफ़र काफ़ी लंबा होगा और चुप करके तुम्हें बैठना होगा। क्या तुम उतरना चाहते हो या बैठना चाहते हो? मैंने उस ड्राइवर को पूछा, ये बस कहाँ जा रही है मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं बैठना है या उठना है, जाना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। उसने कहा, बैठना चाहते हो या जाना चाहते हो, जल्दी बताओ और कोई जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। उसने ये कह दिया और मुझे लगा यहाँ बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं किसी ने मेरी जेब चेक कर ली ना, किसी को ये पता चल गया कि मैं पॉकेट मार हूँ तो बुरा फंसूंगा। जल्दी से उतर जाता हूँ और आगे जाकर कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी, कोई मोटरसाइकिल मिल ही जाएगा। अब यहाँ से बस निकल रही है, कोई ना कोई बाइक भी निकलती होगी इस रास्ते से। मैं उस बस से उतर गया। वहाँ सभी एक तरफ आकर मुझे देख रहे थे और वो बस इतनी तेज़ी से निकली पता ही नहीं चला। ये रास्ता मिट्टी भरा था, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था और चांद की रोशनी वहाँ ज़मीन दिखा रही थी, लेकिन ये जैसे जंगली इलाका लग रहा था। ये जंगल के बीच में बस कहाँ छोड़कर चली गई? ये बिलासपुर का ही इलाका है ना, या किसी और गांव में मुझे छोड़ दिया गया है? थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ, पता करता हूँ ये जगह कौन सी है। अब मैं जैसे जैसे आगे चलता जा रहा था, ये मिट्टी की बनी सड़क लग रही थी।
कच्ची सड़क। शायद यहाँ पर पक्की सड़क भी बनाई जाएगी, लेकिन कहीं भी कोई साइन बोर्ड नहीं था, कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। मुझे उस सड़क के ऊपर 2 बड़े बड़े सांप जरूर दिखे थे, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 1-2 बार सांप को पकड़ चुका हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो सांप को देखकर पीछे की तरफ भाग निकलता। मैं उन सांपों से बचता हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उस रास्ते पर कई और सांप थे और एक खास जगह मुझे रुकना पड़ गया। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक एनाकोंडा था, जिसका साइज तकरीबन 20 फुट होगा। ये अजगर लग रहा था, लेकिन मैं उसे एनाकोंडा ही कहता हूँ। यह नाम सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मेरी ज़बान से वो शब्द अपने आप निकला था, अरे एनाकोंडा एनाकोंडा। और जैसे ही मैंने ये बोला, वो सांप वहीं पर रुक गया। उसने अपना वो फन फैलाया। वैसे जो अजगर होते हैं वो फन नहीं फैलाते, ये कोबरा जो फन फैलाते हैं। ये अजगर भी फन फैलाकर मेरी तरफ देखने लगा और तब मैं सन्नसा हो गया। सांप खतरनाक हो सकते हैं, वो हमला कर सकते हैं, लेकिन जो अजगर होते हैं वो काफ़ी आलसी होते हैं, तेज़ी से आगे नहीं जा सकते। बस मुझे इससे दूर रहना है। उम्मीद नहीं की थी मैंने, अजगर के मुंह से शब्द निकलेंगे, कौन हो तुम? मैं इधर उधर झांकने लगा, कौन कौन? फिर मैंने ध्यान से देखा, ये अजगर के करीब से ही आवाज़ आ रही है, लेकिन अजगर बोल नहीं सकते। यकीनन वो पेड़ के पीछे से कोई बोल रहा होगा। मैंने कहा, देखो बाहर आ जाओ, मैं वैसे भी यहाँ खोया हुआ हूँ, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आगे से आवाज़ आई, किस तरफ देख रहे हो? बात मुझसे कर रहे हो तो मेरी तरफ देखो ना। ये आवाज़ उस अजगर से ही आ रही थी। मैं तभी बोल पड़ा, एनाकोंडा बोल सकता है। और उसने कहा, एनाकोंडा किसको कह रहा है? अजगर हूं मैं, और हाँ बोल सकता हूं। तू यहां पर नया आया लगता है, क्या तुझे नियम नहीं पता? मैंने कहा, यह क्या अजीब चीज़ है? मैं पागल तो नहीं हो गया, या मेरे सर में कोई चोट तो नहीं लगी, या मैं नींद में तो नहीं? अजगर बोल थोड़े ना सकते हैं। तुम कैसे बोल सकते हो? उसने कहा, तुम यकीनन नए हो, यहाँ कैसे भटक गए? बस से किसने उतार दिया तुम्हें? मैंने कहा, बस तुम्हें कैसे पता मैं बस से उतरा हूं? तभी हंसने की आवाज आई। तो बस से उतर चुके हो, फिर तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे। कुछ नहीं जानते, उस बस में चढ़े कैसे थे? क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया था? मैंने कहा, सिखाया? मुझे नहीं पता, मैं उस बस में चढ़ा था बिलासपुर जाने के लिए, और आगे बिलासपुर उतारा ही नहीं, कहीं बीच में ही उतार कर चले गए। वो अजगर फिर से हंसा। मतलब तुम गलती से बस में चढ़े थे, इसीलिए तुम्हें उतारा गया। अब तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में है। तुम तो जानते भी नहीं आगे तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये कहकर वो अजगर आगे की तरफ चला गया और मैं भागकर उस पेड़ के पीछे देखना चाहता था। पेड़ के पीछे कोई नहीं छिपा था, पेड़ के ऊपर कोई नहीं छिपा था। आवाज इस दिशा से ही आ रही थी, लेकिन अजगर बोल नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या वो नकली अजगर था? वो पीछे वाली घास में चला गया था। मैं उस सड़क को छोड़ना नहीं चाहता था। सड़क को छोड़ूंगा तो उस जंगली इलाके के अंदर चला जाऊंगा ना। कैसी जगह में आ गया हूं, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था। लेकिन मैं आगे चलता गया और रास्ते में मुझे कई सांप दिख रहे थे। सांप, अजगर, नेवले, ऐसे जीव दिखते जा रहे थे और भीड़ थी एक जगह। ये चौराहा था, चारों दिशाओं में सड़क जा रही थी, लेकिन कच्ची, और बीच में कई सांप, अजगर जैसे कुंडली डाले हुए एक लकड़ी के ऊपर, और बीच में लगा वो पेड़, उसमें एक भी पत्ता नहीं था। बिल्कुल डरावना और खौफनाक पेड़। उससे लिपटे इतने ज़्यादा सांप देख मेरी भी टांगें कांपने लगी थी। ये कैसी जगह है जहां सांपों का इतना ज़्यादा जमावड़ा है? मैं एक तरफ से निकलना चाहता था, तभी वहां से कई आवाज़ें आने लगी। ये कौन है? कौन आ गया है? ये यहाँ कैसे आ गया? कौन है ये? ऐसी आवाज़ें गूंजती जा रही थी, और ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे 15 से 20 लोग इकट्ठे बोल रहे हों,
जैसे किसी भीड़ वाली जगह से आवाजें आती हैं। मैं अब उस दिशा में देखने लगा। ये आवाजें क्या सांपों से आ रही हैं? सच में उस दिशा से ही आ रही थी, लेकिन मेरी सोच समझ से परे हो रहा था। यहां जो भी हो रहा था, सांप बातें कैसे कर पा रहे हैं? मैं अब गुस्से में कह रहा था, ये क्या चल रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? सांप सांप बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब ये शब्द अपने मुंह से निकाले, सामने उस पेड़ पर लिपटे हुए काले रंग के नाग बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आए थे। जैसे वो करीबन 10 से 12 सांप होंगे, काले, काफी लंबे लेकिन पतले, इतने तेज थे कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और नागों ने अगर आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, एक सिहरन सी आपके शरीर में पैदा हो जाती है। मेरी टांगें कांप रही थी, जबान कांप रही थी और मुझे लगा ये सांप अब मुझे काटेंगे और मैं खुद को बचा भी नहीं पाऊंगा। किस दिशा में भागता? चारों तरफ से घेर लिया गया था और मैं जो बोलना चाहता था मुंह से शब्द निकल नहीं रहे थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कांप रहा, डर रहा और तभी एक सांप जिसने अपना फन फैलाया और उसने कहा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम उस बस से उतर चुके हो? मैंने कहा, हाँ मैं उतर चुका हूं, मुझे मत काटना, मुझे मत काटना। मैं ऐसे कर रहा था जैसे सांप से बात करके ना काटने को कह रहा हूं और इस चीज पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन उस सांप ने कहा, मैं तुम्हें क्यों काटूंगा? अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें क्यों काटूंगा? हम तो यहां तुमसे जानने के लिए आए हैं। यहां चलकर सफर क्यों कर रहे हो? यहां क्यों उतरे हुए हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये नागों की जगह है और यहां नाग ही रुक सकते हैं। अगली बस आने पर जल्दी से चढ़ जाना, तब तक हम यहीं रुकेंगे। और बस में चढ़ना है, अगर यहां रुके ना, उसके बाद तुम्हारा फालूदा बना देंगे। उन्होंने जो जो कहा, मैं सर हिलाता गया। मेरा शरीर अकड़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जरा सा हिला और किसी की पूंछ पर अगर मैंने पैर रख दिया, वो नाग मुझे काट लेगा। काले रंग के चमकीले नाग थे, इनमें जहर भी बहुत ज्यादा होगा। अकड़ कर खड़ा रहा और उनकी वो बातें सुनता रहा जिस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा, नागों की जगह पर इंसान हो या कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं इंसान ही हूं। उसने कहा, ठीक है, इंसान यहां उतर कर क्या कर रहा है? तुम बस से उतरे ही क्यों? क्या तुम्हें फेंका गया? क्या तुम्हें मरने के लिए तो नहीं फेंका गया? मैंने कहा, नहीं, मरने के लिए नहीं, वो मैं खुद उतरा था। उन्होंने कहा था आगे जाना है या नहीं, तो मैं उतर गया। मुझे लगा जहां मैं जाना चाहता हूं बिलासपुर, ये बिलासपुर ही है। तभी हंसने की आवाजें आई। बिलासपुर जाना चाहता है? कौन सा बिलासपुर? यहां कोई बिलासपुर नहीं है। और वो देखो बस आ गई, बिल्कुल वैसी ही बस, हरे और पीले रंग की, सामने आकर रुकी और वो नागों ने रास्ता बनाया। मैं उस बस पर चढ़ना चाहता था लेकिन उसका दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं दरवाजे पर हाथ मारकर कहने लगा, बस में चढ़ने दो, बस में चढ़ने दो। और अंदर से आवाज़ आई, तुम नहीं चढ़ सकते। अगर तुम्हारे चढ़ने का रिजर्वेशन होता तो अपने आप दरवाज़ा खुल जाता। तुम नहीं चढ़ सकते। और वो नाग कह रहे थे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना तुम हमारे हो, उसके बाद तुम्हें काट काट कर मार डालेंगे। वो मुझे डराते जा रहे थे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी, वो बस के पीछे सीढ़ी लगी हुई, और जैसे ही बस चलने लगी मैंने छलांग लगाई और मैं उस सीढ़ी पर लटक गया। उसके बाद वो नाग दोबारा उस पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता था। मैं बस के पीछे लटका हुआ और बस की रफ्तार तेज हुई। जैसे ही बस की रफ्तार तेज हुई, ऐसा लग रहा था हर चीज़ बड़ी तेज़ी से आसपास से निकल रही हो। ये बस कोई 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा रही थी, जैसे 200-300 से भी ज़्यादा की स्पीड से जा रही हो। आसपास चीज़ें धुंधली धुंधली सी दिखनी शुरू हो गई और अंधेरा भी बढ़ने लगा। मैं जब आसमान की तरफ देख रहा था, चांद इतनी तेज़ी से एक दिशा की तरफ गया कि मैं हैरान हो गया। जैसे फिल्मों में होता है, पूरी की पूरी रात को कुछ सेकंड में दिखा दिया जाता है ना, ये ऐसा दृश्य था। वहां अब दिन की रोशनी हो गई थी, लेकिन सूरज आसमान में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बादल घिरे हों और मुझे आसपास कई पेड़ भी नजर आ रहे थे। अचानक ही
जैसे ठंड लगनी शुरू हो गई। मैंने आसपास देखा, हर चीज़ जैसे सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही थी, जैसे बर्फ़ गिरी हो ज़मीन पर। और वहाँ पेड़ों की संख्या जैसे जैसे कम होती गई, वहाँ मुझे बड़े बड़े झोंपड़े दिखने लगे थे। ये साधारण छोटे मोटे झोंपड़े नहीं थे जो गरीबों के होते हैं। मैंने ऐसे झोंपड़ों की तस्वीरें देखी हैं। विदेशों में ऐसे झोंपड़े होते हैं। और बर्फ़ भी बिलासपुर में कहाँ पड़ती है। यहाँ तो आसमान में जैसे बर्फ़ दिख रही थी, बर्फ़ पड़ रही हो। मैं कैसी बस में चढ़ गया जो मुझे पहाड़ों में ले गई, और ये बर्फ़ पड़ रही है। लेकिन तभी वो बस थोड़ी धीमी हुई थी, और जैसे ही बस बिल्कुल रुक गई, एक औरत उस बस से उतरी और धीरे धीरे एक हाथ में लकड़ी लिए कुबड़ निकाले चलकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। और मुझे लगा यहाँ उतरना सही होगा। इसके बाद मैं पूछूंगा तो सही यह जगह कौन सी है, और कोई ना कोई मेरी मदद करेगा तो सही। ये एक बड़ा सा गांव लग रहा था, जहाँ पर ऐसे ही लकड़ी के घर बने हुए। और जैसे ही वो बस चल पड़ी, सांस में सांस आई। आसपास कोई भी सांप दिख नहीं रहा था। मैं सांपों से अब डरने लगा था। यहाँ अगर कोई सांप दिखा, शायद मेरी चीख ही निकल जाए। लेकिन अब उस बूढ़ी औरत से बात तो करनी होगी ना। जैसे ही वो बूढ़ी औरत वो आगे वाली पगडंडी से चलने की कोशिश कर रही, मैं भागता हुआ उसके करीब गया और पीछे से आवाज़ लगाकर कहने लगा, सुनिए, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने जब ये शब्द कहे, वो कांप गई थी। यकीनन गलती मैंने ही की है। कोई पीछे से आकर ऐसे बोल पड़ेगा तो आदमी डर ही जाएगा ना। और वैसे भी उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, 70-75 साल की, और इस तरह डरा कर रख दिया मैंने। वो जब पीछे मुड़कर देखने लगी, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं। उसने जो कपड़े पहन रखे थे, पुराने से, गले से, देखने में कोई भिखारी सी औरत लग रही थी, और उसे भी मैंने डरा कर रख दिया। मुझे देखकर वो कहने लगी, तुम कहाँ से आ गए? पीछे तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैं पीछे बस की उस सीढ़ी पर चढ़ गया था। बस के अंदर मुझे जाने दे नहीं रहे थे। मैं भूला भटका वहाँ उस नाग वाली दुनिया में पहुँच गया था। या वो कौन सा गांव था जहाँ सांप ही सांप थे, बोलने वाले। आप यकीन नहीं कर पाओगे, वो बोलने वाले सांप थे। लेकिन अब क्या आप मेरी मदद करेंगी? उसने कहा, बोलने वाले सांप? तुम उस दुनिया से आए हो? तुम तो सांप नहीं लगते। मैंने कहा, मैं आपको सांप लगता हूँ? मैं सांप नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जब मैंने इंसान शब्द का इस्तेमाल किया, उसकी आंखें ऊपर की तरफ खुल गईं और मेरी तरफ देखते हुए बोलने लगी, इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं नागों की दुनिया से निकल पाया और मुझे लगा यहाँ से घर जाना आसान होगा। ये कौन सी जगह है? आप मुझे नाम बताना चाहेंगी? उसने कहा, ये चित्रदासन है। और चित्रदासन से तुम आगे कहाँ जाना चाहोगे? कौन सा शहर? बिलासपुर? बिलासपुर कहाँ पर है? मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, गांव में आपके कोई ना कोई तो बता पाएगा ना। उसने कहा, बता तो पाएगा, लेकिन तुम्हें गांव में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ रहने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। ठंड से कांपे जा रहे हो तो ये लो, ये मेरा ये शॉल ले लो। उसने अपनी शॉल उतार कर मुझे दे दी। इतनी गंदी शॉल थी, लेकिन उससे बदबू नहीं आ रही थी। ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। अमूमन ऐसी शॉल को मैं हाथ तक नहीं लगाता किसी भिखारिन की, लेकिन ठंड में इतना बुरा हाल था, उसे ओढ़कर मुझे बहुत गर्मी मिली। ऐसे गर्मी छोड़ रही थी वो शॉल जैसे कोई अजीब सी शक्ति समाये हुए हो, जैसे आग के बीच से निकाली हो और एक पल में ही शरीर को गर्म करके रख दिया। लेकिन वो बूढ़ी औरत, अब उसके ऊपर कोई शॉल नहीं थी और उसके कपड़े भी गले सड़े से थे। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। ये जगह कौन सी है? कहाँ आकर मैं फंस गया हूँ? मैंने उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। उसने कहा, बाहर निकलना है तो खुद निकलो, बस का इंतज़ार करो। मैंने कहा, बस में मुझे अंदर बैठने ही नहीं देते। उसने कहा, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है तो तुम बस में चढ़ कैसे गए? मैं अब उसे क्या बताता। जब वो आदमी बाहर निकल रहा था ना, वो दरवाज़ा खुला, तभी मैं अंदर घुस गया। मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन ये बात उसे बताता तो मुश्किल में फंस सकता था। इसलिए मैंने नज़रें झुका ली और कहा, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, आप ही बताइए। उसने कहा, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है और मुझे जाने दो जल्दी से, बहुत सारा काम पड़ा है मेरा, यहाँ मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती।
वो चलती चलती पगडंडी से अब अपने गांव की तरफ जाने लगी। वो घरों की तरफ जाती गई, लेकिन उन घरों के आगे बहुत सारे जैसे बड़े बड़े फेंसिंग और फट्टे लगाए गए थे। बार बार दरवाज़ा उसे खोलना पड़ रहा था हर एक इलाके में जाने के लिए, और मैं भी धीरे धीरे चलता हुआ उसी गांव में किसी से मदद मांगना चाहता था। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। मैंने पहले वाली फेंसिंग को जैसे ही पार करके अंदर देखना चाहा, वहां कई ऐसी बूढ़ी औरतें थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बूढ़ों का ही गांव हो। हर किसी बूढ़ी के कुबड़ निकला हुआ, और वो एक डंडे पकड़े हुए वहां चली जा रही। घरों के अंदर से लाल रंग का धुआं निकल रहा था। दूर से मुझे लगा कि भ्रम हो रहा है, नजदीक से देखा जैसे अंदर कोई ऐसी चीज जलाई जा रही है जिसका लाल रंग का धुआं निकल रहा हो। मैंने एक और फेंसिंग को पार किया, एक घर के पीछे पहुंचा। मैं किसी मर्द से बात करना चाहता था, लेकिन यहां पर सब बूढ़ी औरतें ही थी। घर के अंदर झांका मैंने, वहां अजीबो गरीब सामान पड़ा। क्या ही बताऊं, वो बर्तन भी जैसे टेढ़े मेढ़े से लग रहे थे। हर एक बर्तन लकड़ी का था। घर के अंदर हर सामान लकड़ी का ही था। घर में जो चीजें थी उनके डिजाइन भी अजीबो गरीब। जैसे ही एक घर के अंदर मैं झांक रहा, पीछे से एक आवाज ने मुझे डरा दिया। ये एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। अब ये जो बूढ़ी औरत थी उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, बड़ी बड़ी सी आंखें, और मेरी तरफ घूरती हुई कह रही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं भटक गया हूँ और यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे लगा यहाँ कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। उसने कहा, मदद करेगा? हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम अपनी मदद खुद करो, बस पकड़ो और निकलो यहाँ से। अगर गलती से यहाँ पहुँच गए हो तो तुम्हें मारा भी जा सकता है। मैंने कहा, मारा? देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद चाहता हूँ। क्या यहाँ पर कोई और मर्द नहीं है जो मेरी बात सुन पाए? यहाँ सिर्फ बुजुर्ग ही नजर आ रही हैं। उसने कहा, बुजुर्ग? क्या तुम जानते नहीं हमारे बारे में? कुछ नहीं जानते? यहाँ कौन सा मर्द मिलने वाला है तुम्हें? तुम कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? यहाँ हमें नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, देखिए, मैं उस बस में चढ़ा था और यहाँ पहुँच गया। मुझे यहाँ से लगता है बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। आप मेरी मदद करेंगी? उसने कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं बस में चढ़ा था। नहीं, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर ढूंढ रहा हूँ, बिलासपुर जाना है मुझे। उसने कहा, इंसान? इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने ऊंची आवाज में हर तरफ चीख कर बता दिया था, और वहां बूढ़ी औरतों की भीड़ लगने लगी। और वो बूढ़ी औरतों की भीड़ जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वो औरत जिसने मुझे वो मोटी वाली काली गंदी शॉल दी थी, वो सबसे आगे आकर कहने लगी, भागो यहाँ से, मरना नहीं चाहते तो भागो यहाँ से। तुम इतनी अंदर तक आ गए, पागल तो नहीं? तुम्हें कहा था मैंने, बस पकड़ो, निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारी जगह है। मैंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया, और वहां जितनी भी बूढ़ी औरतें थी ना, वो ऐसे भाग रही थी जैसे डायने हो। कुबड़ गायब हो गया था, छलांगे लगा रही थी उन फेंसिंग के ऊपर से, और मैं उस पगडंडी से बाहर की तरफ भागा जा रहा। उनके हाथ में वो जो डंडे थे ना, वो जैसे रबर के बन गए थे। घुमा घुमा कर मुझे जैसे पकड़ने की कोशिश कर रही। वो डंडों के ऊपर हाथ बन रहे थे, उनके शरीर का हिस्सा हो जैसे। और ये चीज़ देखकर अंदर तक रूह कांप रही थी, लेकिन मेरी टांगों ने जवाब नहीं दिया। फेंसिंग से बाहर निकला, पगडंडी से भागकर मैं सड़क पर आ गया, और जैसे ही सड़क पर आया मैं ज़मीन पर गिर गया। पीछे से भागती हुई वो सब डायने मुझे घेर चुकी थी, लेकिन सड़क के पीछे ही थी, सड़क पर नहीं आई थी। और वहाँ से हर किसी की डरावनी खौफनाक आंखें और भयानक चेहरा जैसे अभी मुझे नोच डालेंगी। लेकिन वो मुझे बुला रही थी, आ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगी हम। उस सड़क से नीचे उतर आओ। वो सड़क पर पैर नहीं रख पा रही थी, लेकिन जब सड़क पर पैर रखती भी वो जैसे अपने साधारण बूढ़े आकार में आ जाती। उसके बाद एक मेरे करीब आकर कहने लगी, चलो, अगर नीचे आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन
अगर नीचे आए तो तुम हमारा शिकार बनोगे, इसीलिए यहाँ से जल्दी से चले जाओ। हम नियम नहीं तोड़ना चाहती। यहाँ सड़क तक पहुँचे हो, अगली बस आने वाली है, उस पर चढ़ो और निकलो यहाँ से। वहाँ मैं इंतज़ार करता गया और 2-3 मिनट में ही ज़मीन पर लेटा हुआ था मैं, और वहाँ पीछे से बस आई जो मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। वो जैसे हवा से हल्की बस थी, लेकिन आगे जब रुकी वो दरवाज़ा फिर से नहीं खुला था। मैं उस पर चढ़ना चाहता था, लेकिन पीछे सीढ़ी तक मौजूद नहीं थी। लेकिन जब बस धीरे धीरे तेज होने वाली थी, मुझे लगा चढ़ना तो होगा। पीछे जो कांच था वो थोड़ा टूटा था। मैंने उस कांच में ही उंगलियां फंसाई, जरा सा जख्म हुआ उंगली में, पैर रख दिया पीछे वाले उस हिस्से पर जो लोहा बाहर की तरफ निकला था। इस तरह मैंने वो बस पकड़ी, और जब बस की रफ्तार तेज हुई, वो जैसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। मैंने जो शॉल पहन रखी थी वो छोटे छोटे हिस्सों में जैसे राख बन गई हो मेरे शरीर से उड़ चुकी थी। कुछ समय तो मुझे ठंड लगी, लेकिन फिर मुझे गर्मी सी लगने लगी। आसपास सब कुछ जैसे भूरा भूरा सा दिखने लगा था। मेरी उंगलियों में दर्द भी होने लगा, और बस इतनी ज़्यादा तेज़ थी जब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैं उससे गिरता शायद मैं बचने वाला नहीं था। मेरा पैर फिसला, उंगलियां मैंने फिर भी थामे रखी, लेकिन बस से मैं निकल गया। मैं ज़मीन पर गिरा, 2-3 बार घिसटा, दर्द नहीं हुआ। इतनी तेज़ बस थी फिर भी मुझे चोट नहीं लगी, जैसे आराम से मैं उस सड़क पर था। बस कहाँ गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ सेकंड की ही बात थी, जैसे उस सड़क से वो गायब हो गई। सामने बड़ी सी सड़क दिख रही थी और चारों तरफ रेत ही रेत। मुझे बस रेत ही दिख रहा था, तो मैं सोचने लगा, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? ये कैसी जगह है, ये कैसी दुनिया है जहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा। आसमान से रोशनी तो नीचे आ रही है, लेकिन सूरज मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा आसमान ही जगमगा रहा है। यहाँ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। इतनी जल्दी मैं बर्फीले इलाके से लेकर यहाँ गर्म इलाके तक पहुँच गया था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने सोचा यहाँ रेत में कुछ चलकर देखता हूँ, लेकिन मैं सड़क से ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मैंने 4-5 कदम ही उस रेत में गड़ाए थे। मैं रेत में धंसने लगा जैसे रेतीली दलदल हो। मैं कमर तक इतनी तेज़ी से धंस गया कि बचने का मौका ही नहीं मिला, और मैं कुछ पकड़कर उस रेत से बाहर आना चाहता था, लेकिन मौका नहीं था मेरे पास। मेरा पूरा शरीर उस रेत में, और अचानक मैं नीचे गिरा। वो रेतीली इलाके में जैसे गुफाएं बनी हुई थी, और मैं एक ऐसे ही गुफा में था, काफ़ी बड़ी, और ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता था। कई जगह जैसे छेद दिखे, ऐसा लग रहा था जैसे छन्नी सी लगी हो और उससे छन छन कर ऊपर से रोशनी इन गुफाओं में भरी हो। वो गुफाएं कई दिशा में जाती थी, अंडरग्राउंड पूरा इलाका सा बना हुआ, और मैं चलकर सबसे पहले तो बाहर निकलना चाहता था। मैं गलत तरफ आ गया। अब से सड़क से अलग जाऊंगा ही नहीं। यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ से बचने का तरीका सिर्फ बस ही है। जो बस मुझे यहाँ लेकर आई है, उसी बस में चढ़कर मुझे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ मैं रहता हूँ, वरना मैं बहुत बुरा फंस जाऊँगा। यहाँ छत करीबन 11 से 12 फुट ऊपर तक थी। इतनी बड़ी बड़ी ये गुफाएं थी, और इतनी ऊपर चढ़ना कैसे है वो मेरी समझ से बाहर था। वो जो गुफा थी, चारों तरफ से हाथ लगाता तो रेत हाथ में आने लगती। वहाँ मैं हाथ फंसाता या पैर फंसाता फिर भी ऊपर तक नहीं पहुँच सकता था। कोई छेद नहीं था वहाँ। ऊपर मुझे खुद छेद बनाना पड़ता, लेकिन पकड़ता किस चीज़ को? मैं सोचता गया, समझ कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे लगा आगे की तरफ चलना होगा। कोई ना कोई तो मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा ना मिल जाए जैसी वो चुड़ैलें थी, या यहाँ नाग की दुनिया ना हो। इस बार शायद मुझे वो नाग छोड़ेंगे नहीं। अब उन गुफाओं में अचानक ही एक वाइब्रेशन सी होने लगी। पहले तो वो रेत कांपने लगी थी, फिर हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें चारों दिशाओं से आ रही थी। ये गुफाएं बनी भी ऐसे थी, कुछ ही कदम चलो हर दिशा में जाने वाली एक गुफा, जैसे पूरा मकड़ जाल बनाया हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद जब सामने से मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
मैंने देखी एक मकड़ी, शायद ये सबसे विशाल होगी। वो मेरी कमर तक आती थी, इतनी बड़ी मकड़ी, और उस मकड़ी के ऊपर सवारी कर रहा एक अजीब छोटा सा जीव जिसकी कई आंखें थी, पूरा सर जैसे आंखों से भरा हुआ, लेकिन धड़ इंसानी ही था। भागती हुई वो 2-4 मकड़ियां और उनकी सवारी कर रहे वो अजीब से जीव जैसे मेरे पीछे पड़ गए। उनको देखते ही मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि हर दिशा में मैं भागा जा रहा। जहां मुझे लगता कि किसी दिशा में मुड़कर मैं उनसे बच सकता हूं, मैं उस तरफ भागने लगता, और वो कड़ कड़ की आवाज़ें पास से आती जा रही थी। वो मकड़ियां जैसे लकड़ी की बनी हुई थी, उनकी टांगें जैसी लकड़ी की हों। जब वो भागती, लकड़ी के कड़कड़ाने की आवाज़ें आती, और जब वो आवाज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, ये इस बात को बता रही थी कि यहाँ उनकी संख्या भी बढ़ रही है। वो मकड़ियाँ मुझे घेरती जा रही थी और मुझे डर था, जैसे वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं। मुझे जब उन्होंने घेर लिया, मैं डर के मारे एक जगह सिमट गया था। उस रेत में मैं सिकुड़कर पीछे की तरफ जा रहा था, और तभी वो रेत के अंदर जैसे मैं धंसने लगा। उन्होंने मुझे पकड़कर खींचा और बाहर की तरफ निकाला। वो मकड़ियों के झुंड ने मुझे उठा लिया था और मुझे अपनी टांगों से ऐसे जकड़ रखा था। मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे छोड़ने वाले नहीं। मैं उनसे बात करना चाहता था, मैं उनको कहे जा रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उनको कह भी रहा था मेरी बस आने वाली है, मुझे जाने दो, मुझे बस बाहर की तरफ छोड़ दो, मैं गलती से नीचे आ गया। उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं, लेकिन उन मकड़ियों ने, उन पर बैठे उन जीवों ने मुझे उठा रखा था और मुझे बड़ी तेज़ी से वहाँ से कहीं ले गए। एक ऐसी जगह, गुफा का एक ऐसा हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था। चारों दिशाओं में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई मंजिला वो गुफाएं बनाई गई हों, और बीच में बड़ा सा हॉल, छेद दिख रहे थे ऊपर से नीचे तक, और उन मकड़ियों ने मुझे ऐसे लटका कर नीचे उतारा था। वहाँ काफ़ी बड़ा इलाका और ऊपर से आ रही रोशनी, ऐसा दृश्य किसी महल का ही हो सकता है। ये अंडरग्राउंड महल का हिस्सा लग रहा, और उसके बीच में रखे पत्थर पर मुझे बैठने के लिए कहा गया। मैं 2-3 बार वहाँ से भागने की कोशिश कर चुका था। वो फिर से मकड़ियाँ मुझे पकड़ती और उठाकर वहीं पर पटक देती, यानी मुझे उस पत्थर पर बैठना होगा, ये मैं समझ गया था। कोई मुझसे बात करना भी नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे लगा अब इंतज़ार करना होगा मौके का। मैं अगर इन्हें समझा पाऊँ कि मैं गलती से यहाँ पर आया हूँ, हो सकता है ये मुझे छोड़ दे। ये कैसी जगह है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब वो मकड़ियाँ धीरे धीरे रेत में समाती गईं, और उनके ऊपर बैठे वो जीव जैसे उनसे उतरे और वहाँ भीड़ लग गई थी। ये देखने में बौने से लग रहे थे, लेकिन कई आंखों वाले सर। ऐसे जीवों का विवरण भी मैंने कभी नहीं सुना था। तभी उनमें से एक, जिसने भूरे रंग की जैसे शॉल ओढ़ रखी थी और उसने शरीर पर कई काले रंग के जैसे गहने पहने हुए, वो जब चलकर मेरे करीब आ रहा था, उन गहनों की खनकने की आवाज़ आ रही। बाकी सब उसे देखकर जैसे अपने सर एक तरफ घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे जैसे सब पागल हो गए हों। हो सकता है उनका कोई रिवाज हो। चलता चलता वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आया। उसने अजीब आवाज़ निकाली, और वो आवाज़ कहाँ से निकली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जब उसके सामने बोलने की कोशिश करता, तभी मेरी पीठ के पीछे बैठे हुए वो कई बौने मुझे पकड़कर उस पत्थर के ऊपर जैसे लिटा देते। मैं घबरा जाता, फिर से वो मुझे छोड़ देते। मैं उठकर बैठता, बोलने की कोशिश करता, वो फिर से पकड़कर मुझे लिटा देते। मुझे लगा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो जो जीव था मेरे सामने, वो इनका लीडर लग रहा था, लेकिन उसने भी कोई ऐसा शब्द नहीं अपने मुंह से निकाला जो मेरी समझ में आ रहा हो। और फिर उन्होंने जब मुझे लिटाया था, वो छलांग लगाकर मेरी छाती पर आकर बैठ गया, और तब मुझे मौत एक पल के लिए महसूस हुई थी। ऐसे जीव के हाथों मरना कैसा हो सकता है, मैं सोचना तक नहीं चाहता था, लेकिन मेरा रंग सफ़ेद पड़ने लगा। अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मैं शायद बेहोश हो रहा था डर के मारे। कुछ समय बाद जैसे बेहोशी की हालत मेरी ठीक हुई, आंखें खुली तो वो मेरी छाती पर ही बैठा हुआ था। मैं वहीं पर था।
होश संभाल पाता उससे पहले उसने अपना वो छोटा सा हाथ मेरे माथे पर रखा। जैसे ही उसका हाथ मेरे माथे पर आया, मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी या मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मैं कुछ पता नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो मुझसे बात कर पा रहा था। ये भाषा कौन सी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके शब्द समझ पा रहा था और मैं उसको बिना मुंह हिलाए चीज़ें भी बता पा रहा था। जैसे कुछ ही सेकंड में हम में बात हुई और मैंने उसे पूरे दृश्य दिखा दिए मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उसने भी मुझको कह दिया कि यहाँ किसी को नुकसान मत पहुँचाना। कुछ सेकंड में हमारे बीच जैसे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हुआ था और ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपना हाथ मेरे माथे से उठाया और वो पीछे की तरफ चलने लगा। दोबारा से मकड़ियाँ रेत से निकली। मुझे उन लोगों ने मकड़ियों के ऊपर बैठकर अपने ऊपर उठाया और तेज़ी से रेत के ऊपर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। मैं सड़क पर था और उसके बाद वो कई मकड़ियाँ मेरे इर्द गिर्द थीं। वो लोग मेरे इर्द गिर्द थे, लेकिन शायद दोबारा यहाँ से निकलने के लिए मुझे बस का सफ़र करना होगा। जैसे ही एक और बस आई, मुझे लगा पीछे वाली सीढ़ी पर मैं चढ़ जाता हूँ। वो मकड़ियों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। वो जीवों ने मुझे टांग से पकड़ा और खींचकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद मैं चढ़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने चढ़ने नहीं दिया। वो बस जा चुकी थी। मैं रोने लगा। ये मुझे बस भी चढ़ने देना नहीं चाहते, तो मेरे साथ करना क्या चाहते हैं? मैं बस उनसे सवाल करना चाहता था, लेकिन उनके जो शब्द थे वो अजीब से होते, मेरी समझ में नहीं आते। मैं बार बार कहता रहा, मेरे सर पर हाथ रखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बात करने भी नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद वहां बस दूसरी दिशा से आई। पहले तो आगे की तरफ जा रही बस थी, इस तरफ दूसरी दिशा में जा रही बस थी, और मुझे समझ में आया मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे पीछे जाना है। उन्होंने उस बस के दरवाजे पर कई बार अपने जैसे उन पंजों से मारने की कोशिश की जो वो मकड़ी की टांगें थी, फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। वो बस चलने लगी थी तो उन्होंने इशारा कर दिया मुझे उस सीढ़ी की तरफ, पीछे टूटी हुई सीढ़ी। मैं जल्दी से छलांग लगाकर सीढ़ी पर चिपक गया। उसके बाद बस बड़ी तेज़ी से निकली और वो धुंधले होकर पीछे से जैसे गायब ही हो गए। ये बड़ी तेज़ बस थी, दिखता नहीं था, लेकिन अचानक मुझे बर्फ़ का एहसास होने लगा, ठंडक का एहसास होने लगा। मैं वहाँ रुका ही नहीं, बस एक खास जगह रुकी थी कुछ सेकंड के लिए। मैं पीछे वाली सीढ़ी से उतरा नहीं, फिर से बस चलने लगी। उसके बाद एक और बार रुकी, पूरी तरह से घुप अंधेरा हो गया था, जैसे वो रोशनी अपने आप कम हुई और आसमान में चांद पहुंच गया। उसके बाद वहां भी मैं उतरा नहीं तो बस और आगे चलने लगी। चारों दिशाओं में जैसे अंधेरा छा गया था, और इस बार उस अंधेरे में आसपास के मुझे पेड़ नजर आ रहे, घर नजर आ रहे। ऐसा लग रहा था मैं किसी गांव में हूं जब वो बस रुकी थी। देखने में मेरा इलाका ही लग रहा, लेकिन मैं तब भी बस पर चढ़ा हुआ। वो पीछे वाली सीढ़ियों पर मैं लटका ही हुआ था। वो बस रुकी रही, आगे जा ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था ये मेरी दुनिया है या नहीं। आसपास के खेत तो असली ही लग रहे थे। मैं लटका ही रहा। बार बार वो बस थोड़ी सी आगे बढ़ती और रुक जाती, लेकिन मैं उतरना नहीं चाहता था। जब तक मुझे सही नहीं लगता, कोई इंसान नज़र नहीं आता, तब तक मैं उतरने वाला नहीं। मैं पीछे देखता रहा और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पीछे वाला दरवाज़ा खुला, वहाँ से वो ड्राइवर उतर कर आया और उसने मेरे कान पर इतनी ज़ोर से चमाट लगाई कि मैं ऊपर से नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा, उसने मेरे सर को पकड़ा और 2 मुक्के मेरे माथे पर मारे, फिर मुझे पीछे गिरा दिया। उसके बाद वो भागकर बस के अंदर गया। मैं रो रहा था। मैं उस बस के पीछे भागा था दोबारा उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, लेकिन बस वहाँ से गायब हो गई थी। और मैं बस के पीछे थोड़ा भागा, लेकिन बस को पकड़ा नहीं जा सकता था। उसकी रफ्तार वो अदृश्य हो जाती आंखों के सामने से। मैं उस रास्ते पर आगे भागा। वो मिट्टी का रास्ता था, मैं उससे नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता ये कौन सी दुनिया होगी। कहीं सांप मुझे पकड़ ना ले, कहीं मकड़ियाँ ना आ जाएं, कहीं चुड़ैले डायने ना आ जाएं, या यहाँ पर कुछ और ही ना निकल आए। मैं उस रास्ते चलता गया और आगे मुझे एक आदमी नज़र आया। वो अजीब सा आदमी था। पास में आग जला रखी थी उसने और कंबल ओढ़ रखा हाथ सेक रहा था। मैं अब उसके करीब जाना नहीं चाहता था, एक तरफ से निकलना चाहता था। मुझे ये पता नहीं था ये क्या चीज़ है। मैं सही जगह आया या नहीं आया मैं नहीं जानता।
इसीलिए जब उसे देखा मैं आगे की तरफ भागता गया, सड़क से भी नीचे नहीं उतरा और भागते भागते मैं जैसे तारकोल की सड़क पर आ गया। मैं उस सड़क पर पहुंचकर आसपास देख रहा, रोशनी ही रोशनी आंखों में चमक रही थी। मैं आगे की तरफ भागता गया, तभी हॉर्न की आवाज़ और पीछे से गाड़ी की इतनी ज़बरदस्त ब्रेक लगी थी। मैं ज़मीन पर था और उस गाड़ी की टक्कर से बच गया। ये मेरी ही दुनिया थी। ये गाड़ियाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गाड़ी से निकल कर आया वो लंबा सा आदमी, बहुत साफ सुथरा सा था। उसने काले रंग का कोट पहन रखा था। ये इंसान ही था, लेकिन उसने ऊपर वाला वो ब्लेज़र उतारा और अपनी उस शर्ट को चढ़ाता हुआ आगे की तरफ आया और मेरे माथे पर 2 मुक्के मारकर कहने लगा, साले मरना है तो मेरी गाड़ी के नीचे ही मरना है, कहीं और जाकर मर। साले शराबी सड़क के बीच में पड़े रहते हैं। मुझे उसने कंधों से पकड़कर ऐसे उठाया था जैसे किसी थैले को, वो भी खाली, हम दूसरी तरफ पटकते हैं। उसने सड़क से नीचे पटक दिया था। मैं शरीर से थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसीलिए उसने आसानी से पटक दिया, या वो ही ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन गाड़ी लेकर वहाँ से निकला और गाड़ी धीमी करके उसने माँ बहन की गालियाँ भी दी थी, लेकिन उन गालियों से दुख नहीं हो रहा था। मैं अपनी दुनिया में आ गया था, इस चीज़ की खुशी थी और मैं चीख पड़ा खुशी के मारे और उस 2 घंटों तक वहीं पर लेटा रहा था। मौत को टक से छूकर वापस आ गया था। मैं कैसी दुनिया में गया था जिस पर कोई यकीन ही नहीं करता। जब मैं वापस आया, अपने साथियों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, हर किसी ने कहा, साले तू नशे बहुत ज़्यादा करने लगा है। ये कौन सा नशा करके गया था जो तुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी? लेकिन मैं क्या कहता, मैंने सच में वो चीज़ें देखी थी। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। हर कोई मुझे नशेड़ी कहता है, लेकिन मैं नशों को त्याग भी चुका हूँ। आज भी वो घटना मेरे दिमाग से निकलती नहीं और मैं जानता हूँ उस घटना ने मुझे इन चीज़ों से दूर ज़रूर कर दिया, सबक भी दे दिया। लेकिन क्या सच में ये भ्रम थे जो नशीली चीज़ों के कारण मुझे आ रहे थे, या मैं सच में कोई ऐसी दुनिया में गया था जो हमारी दुनिया की तरह ही है और वहाँ पर कुछ अजीब से लोग रहते हैं? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। क्या आप में से कोई बयां कर सकता है कि मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम, या इन नशीली चीज़ों में कुछ ऐसा होता है जो आपको ये सब दिखाता है? और अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, किसी अनजान सुनसान रास्ते पर ऐसी अनजान बस में मत चढ़ जाना जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाए। हो सकता है आपको वापस आने का मौका ना मिले, बहुत भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे।